हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब? I am fine, ma'am. How are you? आई एम गुड भाग्यश्री, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हाउ आर अदर्स? बेटा भी बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन करा है, बाकी बच्चों को भी बोलते हैं थोड़ा जल्दी से ज्वाइन करने के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। कल का सभी ने रिवाइज करा? सभी को समझ में आया जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, चैप्टर 1 स्टार्ट किया था? Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके। आई एम वेटिंग फॉर 1 more minute सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। मीनवाइल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, बाकी सभी बच्चे भी थोड़ा जल्दी से ज्वाइन करेंगे। बच्चा अभी भी बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है। प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने के लिए, और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर। अच्छा, अब किसी को याद है व्हाट इज द डिफाइन, हाउ कैन वी डिफाइन मैटर? मैटर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्विकली एनीवन डिफाइन मैटर? बच्चा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। Yes, ma'am. Are you? ओके, हाँ, तो बच्चे बताइए व्हाट इज मैटर। वी हैव डन नाउ व्हाट इज मैटर। आप लोगों ने कल की क्लास रिवाइज करी होगी ना, तो प्लीज बताइए व्हाट इज मैटर। मैम वॉल्यूम। वॉल्यूम? वॉल्यूम से क्या समझते हैं बेटा हम? मैम आपको मास। पूरी डिफाइन बोलनी होगी। हाँ, मास, वॉल्यूम, वेरी गुड। हम उसको कैसे बताएंगे? पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करो एक बार। एनी फिजिकल substance that has mass and space वेरी गुड volume। अभिषेक। एनी फिजिकल सब्सटेंस दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज मैटर। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना दैट हाउ सम थिंग्स आर मैटर एंड सम थिंग्स आर नॉट मैटर, एंड इज एयर मैटर और नॉट मैटर? क्या डिस्कस किया था कल हम लोगों ने? इज एयर मैटर और नॉट मैटर? Air is a matter एयर इज अ मैटर। व्हाई एयर इज अ मैटर? because उसे mass है. वेरी गुड, बिकॉज उसमें मास है। उसके बाद बच्चा हम लोगों ने करा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। याद है सभी को? Yes, ma'am. अच्छा, चलो ठीक है।
तो अभी आप लोगों को बताना है दैट इज दिस सब्सटेंस अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर, ठीक है? क्या आप इसे प्योर सब्सटेंस मानोगे या मिक्सचर मानोगे? वेरी फर्स्ट इज NH4Cl। NH4Cl होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड। कंपाउंड। तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर प्रणव? Mixture. मिक्सचर। बेटा कंपाउंड इज NH4Cl। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना बच्चे कि जब NH4Cl होगा तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड होता है इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब अगर ये पाउडर है तो इन दिस पाउडर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ NH4Cl। NH4Cl, NH4Cl. That is why the compounds are considered as pure substances. कंपाउंड्स को हम क्या मानते हैं? प्योर सब्सटेंसेस मानते हैं, ठीक है बच्चों? ये देखिए कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करा था ना, एक बार मैं Yes, आपको ma'am. शेयर करके दिखा देती हूँ। एक बार ये देखिए प्योर सब्सटेंसेस। तो कंपाउंड्स आर आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है? तो NH4Cl it is a compound and because it is a compound it is a pure substance. Okay. अब नेक्स्ट कौन बताएगा? प्योर घी। इज प्योर घी अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर? मिक्सचर। ओके प्रणव, इट्स अकॉर्डिंग टू यू इट्स अ मिक्सचर। यस धनेश्वर आप बोलो। बेटा आपने अपना माइक ऑन करा था, बोलो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। मिक्सचर। मिक्सचर, वेरी गुड बेटा। प्योर घी इज अ मिक्सचर बिकॉज द घी हैज फैट, मॉइस्चर, विटामिन, एकदम प्योर उसके नाम में लिखा हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज प्योर हनी। प्योर Pure हनी substance. बेटा नहीं, honey is again are not a pure substance. Honey is again a mixture. Why? Because honey में आपके पास carbohydrates, sugar और water तीनों चीजें होती हैं and because it is made up of more than one type of particle, that is why honey is also a mixture. Okay? Okay, ma'am. Okay, good. Next is water. Is water a pure substance or not? प्योर Water सब्सटेंस। is a pure substance. Very good, because it has same single formula H2O, so all the particles will be of H2O. So yes, it is a pure substance. Okay, and milk? Pure Milk is a mixture. milk is a mixture because it contains calcium, carbohydrate, fat, sugar, water. So milk is a mixture. कल ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ठीक है? अब बच्चा ये सब डिस्कस करने के अलावा yesterday we had discussed this, ठीक है? अब हम आज की क्लास में चलते हैं. We had discussed what is matter. But bacha, matter exists into the different physical states. Do you know this, that matter has a different physical states? What are the different physical states of matter? आप लोगों ने पढ़ी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके गुड बच्चा, क्या आप लोगों को पता है कि आजकल मतलब एज पर द न्यू बुक्स, आज की अगर हम लोग आज के टाइम की बात करते हैं, सो साइंटिस्ट सेज that there are 5 states of matter. पढ़ेंगे हम 3 states of matter ही, but you must know that there are 2 more states of matter that scientist has recently find. क्या किसी को पता है उन 2 नई states? आपने सुना है? नहीं, ये प्लाज्मा, एक 4th state of matter है बच्चे प्लाज्मा, और एक 5th state of matter होता है बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC. हम लोग अभी भी मेन अपनी जो फिजिकल स्टेट्स है वो यही मानेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, पढ़ेंगे भी यही 3 स्टेट्स। बट आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली ये 2 फिजिकल स्टेट्स पे डिस्कवर हुई हैं, प्लाज्मा एंड BEC. जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है जेईई या नीट की तैयारी में। बच्चे प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर गैस और चार्ज पार्टिकल्स, तो इसमें गैस होती है बट गैस के अंदर कुछ कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, तो अ गैस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। प्लाज्मा जो होता है वो उस तरीके का सब्सटेंस होता है। और बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट बेटा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना
उनके क्लम्प्स बन जाते हैं। क्लम्प्स मतलब गट्ठे बन जाते हैं। तो वो ना तो लिक्विड वाली स्टेट में रहते, ना ही वो प्रॉपर्ली सॉलिड वाली स्टेट में रहते। और कंडेंसेट मतलब अगर मैं एक लिक्विड को बिल्कुल सुपर कूल कर दूं, बिल्कुल ही ठंडा कर दूं, तो वहां पर आकर उसके क्लम्प्स बन जाते हैं। तो वो आपका बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट हमें पता होनी चाहिए दैट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर इन टुडेज टाइम। ठीक है बच्चे? ओके, बट चलो हम लोग हमारी मेन बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बच्चा सॉलिड में द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड कैन द पार्टिकल्स मूविंग और नॉट मूविंग? इस फिगर में देख के बताओ, आर द पार्टिकल्स मूविंग और नॉट मूविंग? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पूजा आप बताओ। पूजा? मैम मैम मैं आता आ रही मैम। क्या बच्चे? मतलब मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बेटा look at the picture and tell me these particles, these are the particles of solid, are they moving or are they resting? ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं या फिर ये एक जगह पे रुके हुए हैं? मैम मैं आज ही ज्वाइन हूँ। अच्छा पूजा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैम नहीं दिख रही है, थोड़ी थोड़ी। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। ओके Yes, बेटा ma'am. मोक्षरा आप यस मैम बताओ, दिख रही है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं कि ये अपनी आर दे मूविंग और आर दे स्टेशनरी? मैम मैं यस प्रणव, ओके यू कैन। मैम सॉलिड में पार्टिकल्स मूविंग होते हैं लेकिन टाइटली पैक्ड होते हैं। बेटा these particles are moving, बट आप ध्यान से देखो, these particles are not leaving their place. वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बट दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन। ये पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहे हैं। तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड ऑसिलेट। ऑसिलेट मतलब होता है बेटा आगे पीछे मूव करना, वाइब्रेट करना। ऑसिलेट, ऑसिलेट वर्ड का मतलब होता है आगे पीछे घूमना। ठीक है, ऑसिलेट जैसे पेंडुलम घूमता है ना आगे पीछे, ऑसिलेट। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड ऑसिलेट एट देयर पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पर वो आगे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है, देन दीज आर लिक्विड्स। लिक्विड्स के पार्टिकल में मूवमेंट कैसा है सॉलिड्स के कंपैरिजन में? इट इज अ फास्टर मूवमेंट। और लिक्विड में आप पार्टिकल्स देखो वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं, ड्यू टू विच लिक्विड्स कैन फ्लो। जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं बट सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। और गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत स्पीड से मूव करते हैं। यू कैन सी द पार्टिकल्स आर मूविंग वेरी रेंडमली। तो जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, मैटर के पार्टिकल्स या तो इस तरीके से टाइटली पैक्ड होंगे या लिक्विड की तरह होंगे या फिर गैसियस फॉर्म में होंगे। तो बच्चे क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी टाइटली पैक्ड, ड्यू टू विच द सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप का मतलब क्या हो गया बच्चे कि जो पार्टिकल्स है, जैसे अगर मेरे हाथ में पेन है तो पेन को चाहे मैं अपने हाथ में रखूं, चाहे मैं बाल्टी में डाल दूं, चाहे मैं कहीं और रख दूं, जो पेन की शेप है वो तो सेम रहेगी। पेन कितना स्पेस ले रहा है दैट विल आल्सो रिमेन द सेम। तो सॉलिड्स हैव द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, whereas in the liquids the shape is different. शेप कैसे डिफरेंट है बच्चे? जैसे अगर मेरे पास अभी लेट अस से दैट आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो पानी ने किसकी शेप ले रखी है? ग्लास की शेप ले रखी है। इफ आई पुट दैट वाटर इनटू अ वाटर बॉटल, अगर मैं पानी बॉटल में डाल दूं तो वो पानी किसकी शेप ले लेगा? बॉटल की शेप ले बॉटल की। लेगा। उसी पानी को अगर मैं बकेट में डाल दूं तो वो बकेट की शेप ले लेगा। इसका मतलब इन द केस ऑफ लिक्विड्स देयर इज नो डेफिनेट शेप। जो शेप होती है दैट इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। वॉल्यूम कैसे फिक्स है बच्ची? अगर मैंने 100 ml वाटर लिया है तो अगर मैं उस पानी को चाहे बकेट में डालूं चाहे मैं किसी बॉक्स में डालूं, पानी रहेगा तो 100 ml ही ना, वो स्पेस तो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज व्हाई इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। और बच्चा गैसेस की बात करती हूँ तो गैसेस हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक परफ्यूम लूं, ठीक है, वो परफ्यूम अभी बॉटल की शेप में है, ठीक है, जो भी परफ्यूम की बॉटल है, अगर मैं उस परफ्यूम को स्प्रे कर दूं रूम में
तो वो परफ्यूम कितनी जगह ले लेगा? पूरे रूम की जगह ले लेगा। और क्या कैसी उसकी शेप हो जाएगी? पूरे रूम जैसी शेप हो जाएगी। अगर मैं उसे किसी सर्कुलर कंटेनर में डाल दूंगी तो वो सर्कुलर कंटेनर की शेप ले लेगा, सर्कुलर कंटेनर जितना ही स्पेस ले लेगा। तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? ये तो आप सबने पढ़ा हुआ भी होगा बच्चे। बेटा आप लोगों को ना माइक ऑन करके यू नीड टू स्पीक, बिकॉज मैं अभी आप लोगों को आमने से सामने देख नहीं सकती, तो मुझे आपके एक्सप्रेशंस नहीं पता चलते, है ना? तो बताते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की बच्चा प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करेंगे। अब वॉल्यूम सॉलिड्स में डेफिनेट होता है, लिक्विड्स में भी डेफिनेट होता है। यस प्रणव, कुछ कह रहे हाँ, थे? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते जाता है ना। हाँ बिल्कुल। देखो सॉलिड्स में शेप डेफिनेट होती है, लिक्विड में इनडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट मतलब फिक्स्ड नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब इन दोनों पार्टिकल्स ने अपने आप को कितना कस के पकड़ा हुआ है। तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होते हैं। मींस दोनों मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को आपस में बहुत कस के पकड़ा हुआ होता है। लिक्विड्स में मॉडरेट होते हैं और गैसेस में तो बिल्कुल उन्होंने खुला छोड़ा हुआ होता है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाया हुआ होता एक दूसरे को पकड़ने के लिए। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड्स में बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, गैसेस में बहुत ज्यादा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है बच्चे कि आप उसको कितना कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस इन द सेंस आप उनको कितना दबा के उसकी शेप चेंज कर सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर एक पेन है उसको मैं कस के दबाऊं तो क्या पेन की शेप चेंज होगी कि पेन टूट जाएगा? पेन टूट इट विल जाएगा। ब्रेक। The pen will break down, right? Because the particles of solids are already very close with one another. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी इतना पास होते हैं बच्चे कि उन्हें कंप्रेस करके फोर्स लगा के और पास नहीं लाया जा सकता। सिमिलरली लिक्विड्स, अगर एक पानी की बोतल बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरी हुई हो, ठीक है, और उसके बाद अगर आप उस पानी की बोतल को प्रेस करने की कोशिश करते हो तो क्या वो प्रेस होती है? नो मैम। अगर वो बॉटल में, लेकिन गैसेस, अगर एक खाली पानी की बॉटल हो जिसमें एयर भरी हुई हो, तो जब आप उस बॉटल को कंप्रेस करते हो तो क्या वो हो जाती है? बॉटल दब जाती है? यस मैम। यस। व्हाई? बिकॉज द गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखो बच्चे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आप इधर एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए। ये देखो, ये जो पार्टिकल्स है, अभी आपको इनको देखकर क्या लग रहा है? ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैसेस में है? आइडेंटिफाई। सॉलिड। सॉलिड। और अभी इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देख रहे हो आप? बहुत कम स्पेस है। ये देखो, लेकिन जैसे ही मैं इसको अगर थोड़ा थोड़ा हीट करना स्टार्ट कर दूं तो बच्चे हीट करने से क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और अभी कौन से स्टेट में आ गए? लिक्विड। और ज्यादा हीट करूंगे तो किस स्टेट में आ जाएंगे? गैस स्टेट में आ जाएंगे। और अगर मैं इसको कूल करती जाऊंगी तो ये देखो, मैंने इनको कूल करना स्टार्ट किया हुआ है। जैसे जैसे हम कूल कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं? एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। कैन यू सी दिस? और ये भी पार्टिकल्स किस स्टेट में आ गए हैं? सॉलिड। सॉलिड स्टेट में आ गए, है ना? तो इस तरीके से बच्चे आपके जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट एक बार हो गया तो वो चेंज ही नहीं होगी। रिजिडिटी, रिजिड मतलब होता है बच्चा कितने ठोस हैं, कितने पक्के हैं। तो सॉलिड्स तो बहुत हाईली रिजिड होते हैं, बहुत फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड्स या जो गैसेस होती हैं वो आपकी बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती है। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड बच्चे। बच्चा कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज की क्लास में आपको समझ में आया ना? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया है, किस तरीके से मैटर की स्टेट्स चेंज हो सकती हैं, वो पढ़ लिया है।
अब जो हमें यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्योंकि हमें केमिस्ट्री में बच्चे जब मैटर को पढ़ना है तो मैटर के बारे में क्या पढ़ना होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? Physical properties are those properties that can be measured without changing the composition of substance। एक बात समझ, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे जो एक सब्सटेंस की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है, कि हम उस सब्सटेंस के खुद की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बिना किसी और सब्सटेंस से उसको रिएक्ट करवाए। हम किसी और सब्सटेंस से उसको रिएक्ट नहीं कराते, वो सब्सटेंस अपने आप में सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो H2O है तो वो H2O ही रहेगा, H2O से कुछ और नहीं बन जाएगा। अगर वो एक मिक्सचर है तो उस मिक्सचर की भी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब वो मिक्सचर जिससे मिलकर बना है, वो सेम रहेगा, वो प्रॉपर उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। और जो प्रॉपर्टीज आप ऐसे मेजर कर सकते हैं बिना उसकी कंपोजिशन चेंज करे, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल कलर, किसी भी सब्सटेंस का हम कलर देखते हैं तो हम बिना उसको चेंज करे उसका कलर देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम उसको मेल्ट तो करते हैं बट रहता तो वो वाटर ही है ना बच्चे। अगर आपके पास आइस है, आइस में भी H2O होता है, आइस को अगर आप मेल्ट कर दो तो भी वो H2O ही रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। तो बच्चे वो भी आपके पास क्या रहता है? दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी का वेट करना, वेट मतलब किसी का मास पता लगाना, किसी की लेंथ पता लगानी, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी चीज की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो सारी मेजरमेंट भी क्या होती है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हमें मेजर करना है, किसी की लेंथ मेजर करनी है, किसी का वेट मेजर करना है, सो ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिनको ऑब्जर्व करने के लिए अ सब्सटेंस मस्ट अंडरगो अ केमिकल चेंज। जिस प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक सब्सटेंस का केमिकल चेंज कराना पड़ेगा। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज? What is the difference between a physical change and a chemical change? बच्चे, if I take a paper and if I tear that paper, मैं एक कागज लूं और उसे फाड़ दूं, is it a physical change or a chemical change? Physical change. Okay, Pranav. Why it is a physical change? Because no new substance is formed. Very good. तो बच्चे ये बिल्कुल सही बोला है आपने कि physical changes are those changes in which no new substance is formed and chemical changes are those changes in which new substance is formed. For example, अगर मैं पेपर लूं और उसे बर्न कर दूं, कागज को जला दूं, तो will it be a chemical change or a physical change? Chemical change. केमिकल चेंज है ना? ओके बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जब हम इन्हें मेजर करते हैं तो सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज होता है, मतलब कोई नया सब्सटेंस बनता है। जैसे अगर मैं किसी सब्सटेंस को बर्न कर दूं, उसमें कोई एसिड या बेस मिक्स कर दूं या कोई भी उसका केमिकल रिएक्शन करा दूं, तो वो प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के लिए देयर मस्ट बी अ केमिकल चेंज, हमेशा एक ना एक केमिकल चेंज जरूर होता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में? बच्चे, इस चैप्टर के अंदर आपको हो सकता है लग रहा हो दैट वी आर डूइंग मल्टीपल बेसिक्स, बट ऑल दीज बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग द केमिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 2 years। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चे, हमारे पास बहुत सारी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हमें मेजर करना पड़ता है। अब मेजरमेंट क्या होता है बेटा? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव, यहाँ पर एक वर्ड है क्वांटिटेटिव। देखो बच्चे, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब हुआ? अच्छा, एक चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, आपको मुझे बताना है ये लाइन एक बड़ी लाइन है कि छोटी लाइन है? ठीक है, ओके, अभिषेक, अकॉर्डिंग टू यू इज दिस लाइन अ स्मॉल लाइन और अ बिग लाइन? अभिषेक, भाग्यश्री, Ma'am, please question repeat. इज दिस लाइन अ बिग लाइन और अ स्मॉल लाइन? Small line. लाइन Small line. स्मॉल लाइन, ओके, इस लाइन को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, आप बोल रहे हो ए स्मॉल लाइन। अब मैंने एक छोटी लाइन ड्रॉ करी है बी, दूसरी लाइन ड्रॉ करी है। अब बताओ, ए इज ए अ बिग लाइन और अ स्मॉल लाइन?
B line small. B line Big small, line. A line big, राइट? Big. बेटा इसका मतलब बिग या स्मॉल हम फिक्सली तो नहीं बता सकते। तो ऐसे ही जब हम साइंस में डील करते हैं तो हम ऐसे नंबर्स में बात नहीं कर सकते, वर्ड्स में बात नहीं कर सकते कि ये लंबा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। हमें क्या करना पड़ता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, कि मेरे को आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है। तो हमें किसके साथ डील करना पड़ता है? नंबर्स के साथ, ताकि हम अच्छे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सके। जब भी हम कभी लैब में काम करेंगे तो लैब में तो नंबर्स के साथ काम करना पड़ेगा ना। एंड दैट इज व्हाई द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है जो हम मेजर कर सकते हैं? लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को? अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में चाय बनानी हो तो कोई चाय बनाने की रेसिपी बता सकता है? कैसे बनाएंगे? किसी को आती है चाय बनाने? मैम पहले वाटर को बॉईल करते हैं, अच्छा फिर भाग्यश्री, उसमें एक सेकंड बस बच्चा। हाँ, आप जब अपनी चाय बनाने की रेसिपी बता रहे हो ना तो साथ साथ क्वांटिटी भी बताओ कि कौन सी चीज कितनी लेते हैं, ठीक है? अब बताओ। मैम 1 कप चाय के लिए हम्म, 1/2 कप वाटर लेना, फिर उसे बॉईल करना। हम्म, उसमें 1 चम्मच शुगर एंड 1 चम्मच टी। हम्म, फिर वो थोड़ा सा बॉईल हो गया था, उसमें मिल्क डालना 1/2 कप, हम्म। और फिर उसे बॉईल करके बन गई चाय। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ बच्चे, क्या हम सबके घरों में सेम साइज ऑफ कप या सेम साइज ऑफ चम्मच होगा? नो मैम, शुगर इज अ बिग चम्मच एंड टी इज अ स्मॉल। लेकिन बेटा वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम सब चाय बनाएंगे तो हो सकता है ना हम सबके घरों में स्पून जो हो या जो कप हो उसका साइज अलग अलग हो, है ना? तो ऐसे में क्या होता है, जब हम कहते हैं एक कप या एक चम्मच, तो कभी कभी क्या होता है कि सबके घरों के अंदर चम्मच का साइज अलग अलग है। अब चाय में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है, पर जब हम लैब में काम करते हैं ना, और अगर हम लैब में ऐसे बोलेंगे ना एक कप एक चम्मच, तो लैब में ऐसे नहीं चलता है। तो लैब में हमें क्या करना पड़ता है? एक फिक्स क्वांटिटी लेनी पड़ती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? यूनिट। जिसे हम क्या बोल देते हैं? यूनिट। जैसे मास की स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम। 1 मिनट इसको समझते हैं बेटा, 1 सेकेंड समझो। जैसे मान लो जब भी हमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जब भी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसमें दो चीजें होती है, एक नंबर होता है और एक यूनिट होती है। जैसे मैंने लिखा 28 मीटर, तो इसमें ये जो नंबर है ना बच्चा, इस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इस नंबर को? मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे मैंने बोला कि किसी चीज का मास है 15 kg, तो इसमें 15 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और केजी क्या हो गई? यूनिट। अब जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, 15 भी और केजी भी। क्योंकि अगर मैं आपसे कहती हूँ आप बाजार जाओ और आप बाजार से एक टमाटर ले आओ, और अगर मैंने आगे यूनिट नहीं लगाई या फिर 100 टमाटर ले आओ, तो हो सकता है आप समझो कि 100 टमाटर लेकर आने हैं, या 100 ग्राम टमाटर लेकर आने हैं, या घर में किसी की शादी और 100 किलो टमाटर लेके आने। तो यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो गई ना बच्चे, और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और एक यूनिट भी होनी चाहिए। अब बेटा एक ही चीज को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती है। जैसे लेंथ को हम मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, डेसीमीटर में भी नाप सकते हैं। अब हम किस में नापे? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दी। क्या बना दिए? स्टैंडर्ड यूनिट्स। पहले अलग अलग टाइम में अलग अलग सिस्टम्स थे हमारे पास, लेकिन जो नया सिस्टम है ना वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। धीरे धीरे क्या हो गया ना बच्चा, पहले क्या होता था ना, इंडिया के लोग इंडिया में ही रहते थे, बाहर के लोग बाहर में ही रहते थे, आपस में देयर वाज अ वेरी लेस कॉन्टैक्ट। बट नाउ अ डेज द डिफरेंट कंट्रीज वो आपस में बात करती है। जब वो बात करती है तो उन्हें एक दूसरे को अपनी चीजें बतानी भी पड़ती है। तो अगर मान लो मेरे यहाँ पर कुछ और मतलब है किसी चीज का, उनके यहाँ पे कोई और मतलब है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा, सभी देशों ने मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया कि अगर मैं बोल रही हूँ 1 मीटर, तो अब सब देशों को पता है कि 1 मीटर कितना होगा। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं उसको हम? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट। ठीक है।
अब बेटा यूनिट्स इन एसआई, हमारे पास बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट होती है और बाकी सारी यूनिट्स हमने उन 7 की हेल्प से निकाली हुई होती है। हमें इनके बारे में डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। ये हमारी 7 यूनिट्स है, 7 फिजिकल यूनिट है, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सब के यूनिट्स हम इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बेटा लेंथ है जैसे, तो लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर। मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकेंड्स। करंट को एम्पियर, करंट इज एम्पियर, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। टेम्परेचर इज केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। बेटा इसको हम साइंस में बहुत कम यूज करेंगे, फिजिक्स में यूज होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये एक तरीके से हमें समझने में हेल्प करती है। आप कभी घर में ट्यूबलाइट या बल्ब खरीदोगे ना, तो उस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि उस ट्यूबलाइट या बल्ब की कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। वो हमें बताता है कि वो बल्ब या लाइट कितनी ब्राइट जलेगी, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। इनकी हम ऐसा यूनिट्स जब हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इन यूनिट्स की, ठीक है बच्चे। जहां जहां पे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम आगे करते चले जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ये देखिए एसआई यूनिट्स हमारे पास, ये आपकी बुक में इस तरीके से एसआई यूनिट्स दे रखी है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती है। बट बच्चे अब होता क्या है, अब हम एक एक करके ना सभी यूनिट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखो मास एंड वेट। अच्छा, क्या मास और वेट एक ही चीज होती है और इज इट डिफरेंट? मास और वेट में कोई डिफरेंस होता है? इज मास एंड वेट डिफरेंट, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है, ओके। बाकी लोग बताओ। डिफरेंस होता है मैम। अच्छा, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट? क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मास और डिफरेंस में, मास और वेट में? बेटा मास जो Mass is amount of matter present in body, हाँ and weight is the force, the gravitational force acting on object. वेरी गुड। बेटा मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मास बताता है कि हमारे अंदर एक्चुअली में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, और वेट बताता है कि ग्रेविटी की वजह से हम पर कितना फोर्स लग रहा है। होता क्या है बच्चे, अर्थ पे तो मास और वेट को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मास होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका हर जगह फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मास लेट अस से 51 kg है, तो मैं चाहे अर्थ पे हूँ, चाहे मैं जुपिटर पे चली जाऊं, और इफ आई एम इवन ऑन द मून, माई मास विल रिमेन द सेम, बट माई वेट विल चेंज। Why my weight will change? Because the gravitational force is different on Earth, on Mars, and on Jupiter. That is why the weight is different. आपने पढ़ा होगा ना, मून पर हमारा वेट कितना रह जाता है, पढ़ा है? 1/6. यस मैम, 1/6। वेरी गुड। तो बेटा मास और वेट अलग अलग होते हैं, और मास की ऐसा ही, इसलिए हम जब केमिस्ट्री में ज्यादातर बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? मास की बात करेंगे, ठीक है। मास की बेटा ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम्स, बट जो कॉमनली यूज यूनिट है वो है ग्राम्स, ठीक है। ज्यादातर हम मास किस में लेंगे? ग्राम्स में लेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उनमें केजी जैसा काम नहीं होता, उनमें ग्राम जैसा काम होता है, ठीक है। एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये बात पता है? यस मैम। और मैम वेट का ऐसे यूनिट वेट का न्यूटन होता है ना? हाँ, वेट का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि वो फोर्स है। वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसीलिए वेट की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। बेटा नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ मतलब होता है लंबाई किसी भी चीज की। अब बेटा लेंथ की वैसे तो ऐसा यूनिट जो होती है दैट इज मीटर, लेकिन अब होगा क्या बच्चे, केमिस्ट्री में हम लोग ऐसी सब्सटेंसेस की बात करेंगे जिनकी यूनिट बहुत छोटी है, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, कंपाउंड है। तो बेटा वो क्या होते हैं, वो बहुत 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 छोटे होते हैं। तो ऐसे में तो जो मीटर है ना, वो बहुत लंबा लगने लग जाता है, तो हम बहुत ही ज्यादा छोटे यूनिट्स का यूज करते हैं। छोटे यूनिट्स का जैसे कि नैनोमीटर, पिकोमीटर। नैनोमीटर या पिकोमीटर क्या होता है?
1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। देखो मैं आपको लिखवा भी देती हूँ ये देखिए लेंथ में बच्चा हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो ऐसा यूनिट मीटर है बट हम अलग यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर। ये एनएम क्या है, नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है मतलब ये समझो, 10 रेज टू द पावर माइनस 9 का मतलब हो गया बच्चे 1 अपॉन में 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अगर मैं कॉमा 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 लगाऊं तो देखो 100, लाख, करोड़, उससे भी ज्यादा, मतलब 100 करोड़। अगर मैं आपको 1 मीटर का तार दूं और उसको बोलूं 100 करोड़ लोगों में बांटो, तो जो इतना सा पार्ट आएगा ना वो होगा नैनोमीटर। दैट विल बी नैनोमीटर। और हम इसका यूज इसीलिए करते हैं बच्चे क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की बात करेंगे तब वो हमें इतने ही छोटे साइज के मिलेंगे, तो इसीलिए यूनिट्स में इनका यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर। अच्छा +9 आएगा, सॉरी बच्चे यहाँ पर। और अगर उल्टा लिखेंगे तब माइनस आएगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। उसके अलावा पीकोमीटर, नेक्स्ट होता है पीकोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 12 पीकोमीटर, यानी कि इसके अंदर और 3 जीरो लगा लो, इतना छोटा होता है पीकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है बच्चे। एक यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है, वो भी यूज होती है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये यूनिट्स आपकी कॉमनली यूज होती है, ठीक है। यस मैम। ओके बच्चे, चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। बच्चा नॉर्मली आपने देखा होगा हम वॉल्यूम जो होगा उसको लीटर में मेजर कर लेते हैं, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, बट एक्चुअली में जो वॉल्यूम की यूनिट होती है ना वो लीटर नहीं होती। कॉमनली हम लीटर में मेजर करते हैं बट एक्चुअल में जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक है। और मीटर क्यूब को कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको सबसे ज्यादा, ये कहीं पर प्लीज नोट इट डाउन क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ। बच्चे हम इस चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सो हम उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो जो टॉपिक्स हमें आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। क्लियर। यस मैम। यस मैम। ओके गुड। तो बेटा वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। हम मेनली इन्हीं 5 के बारे में बात करेंगे बिकॉज यही हमारे सबसे ज्यादा काम में आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। अब देखो बच्चे जो टेम्परेचर होता है ना इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन 3 टर्म्स। जो टेम्परेचर होता है उसको भी जब हम मेजर करते हैं तो 3 तरीके से मेजर करते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है टेम्परेचर की। क्या आपको पता है टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। केल्विन, ठीक है। बेटा टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर हैज 3 यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। बेटा केल्विन में डिग्री का साइन नहीं आता है, ठीक है। दिस इज केल्विन, दिस इज सेल्सियस एंड दिस इज फ़ारेनहाइट। अभी मुंबई का टेम्परेचर क्या है आजकल? आई एम इन दिल्ली। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। मुंबई में कितना टेम्परेचर है, महाराष्ट्र में, सॉरी जहां पर आप रहते हैं वहां क्या टेम्परेचर है, किसी को पता है अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है वहां?
मैम हमारे यहाँ 36 है। 36 है, अब आपने बताया, वेरी गुड। अब बेटा 36 क्या है? 36 केल्विन है, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 36 डिग्री सेल्सियस है? सेल्सियस। सेल्सियस। क्योंकि पता है 36 केल्विन पे क्या होगा? 36 केल्विन पे हम सबकी बर्फ जम जाएगी। इतना लो टेम्परेचर होता है 36 कि हम में से कोई भी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर 36 डिग्री केल्विन को जब सेल्सियस में करेंगे ना, तो आज अभी करना। अच्छा, और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? अगर जब हम देखते हैं कि 37 बुखार डिग्री। है, तो बुखार के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा, कि बुखार है कि नहीं है, कैसे पता 37। चलता है? यस, प्रणव कितना बताया आपने? 37 37। ओके, डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट? डिग्री सेल्सियस। डिग्री डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, वेरी गुड। और आप लोग बुखार का भी देखा है कभी? हम किसी को कहते हैं कि किसी को 2 बुखार है, किसी को 4 बुखार है, ऐसे मेजर करते हो क्या कभी? किसी को 100 बुखार हो गया, यस मैम। तो वो 100 क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस? फ़ारेनहाइट। वो होता है फ़ारेनहाइट। बेटा अब ये देखते हैं कि इन तीनों को आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो बच्चे, डिग्री सेल्सियस को जब भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें हम प्लस कर देते हैं 273.15। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मुंबई का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में निकालना है, तो कैसे करेंगे? 273.15 उसमें प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? देखो 0.15, 9, 10, 309.15 केल्विन। तो ये केल्विन में हो गया। अच्छा, अगर आप केल्विन से सेल्सियस में निकालना होगा तो ये माइनस कर देंगे। ये समझ में आया आपको? अगर मैं आपसे बोलती हूँ 300 केल्विन है, अब 300 केल्विन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? कन्वर्ट करो। अच्छा बताओ, 300 केल्विन में 273.15 को 273 ले सकते हैं आप। बताओ कितना डिग्री सेल्सियस आएगा 300 केल्विन पे? कैलकुलेट करके 18 बताइए। डिग्री। कितना बच्चे? 18 डिग्री। 18 डिग्री। बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर करा है, दोबारा चेक करो। कैसे करेंगे? देखो, जब भी हमें कभी सेल्सियस में करना होता है बच्चे, तो हम 273 माइनस करेंगे। तो ये देखो, 300 में से 273 माइनस करो आप, कितना आएगा? 27। 27 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। तो केल्विन और सेल्सियस का डिफरेंस समझ में आ गया कैसे करते हैं? आप समझते हैं बेटा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो बेटा डिग्री सेल्सियस में जब अभी हमें कन्वर्ट करना होता है फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करते हैं, किसी को पता है? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस इनटू में 9/5 प्लस 32। मतलब कि अगर आपके पास आता है कि 30 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करो, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे? फ़ारेनहाइट निकालने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। तो देखो 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 6, 6 9 आर 54 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आया समझ में कैसे करेंगे? यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में वो नंबर रख देंगे जिसे हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर? एक दो क्वेश्चंस यस करें मैम। इसके? मैम एक बार रिपीट करो ना। हाँ हाँ बेटा, मैं एक बार रिपीट करती हूँ इसको, देखो। ये देखो बच्चे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे कभी भी हमें ऐसे कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन। अब जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस
टू फ़ारेनहाइट। तो आपको क्या करना होता है बच्चे, अगर आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो जहां पे सेल्सियस लिखा है ना वहां पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। सॉल्व 112 करेंगे आप सब, बताएंगे सभी कितना आंसर आएगा। 112 112। तो देखो 5 से कट गया 10 तो कितना आ गया 90 प्लस 32, तो यानी कि 112 डिग्री। अब क्या आएगा, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। अब हमने किस में कन्वर्ट करा है, इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा है। क्लियर बच्चे, यस मैम। सभी को क्लियर हुआ। तो चलो इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देखिए, देखो आपकी बुक में भी इसके ऊपर क्वेश्चन गिवन है। मैम आंसर 122 आ रहा है। बेटा 122 नहीं आएगा, एक बार कैलकुलेशन दोबारा करो, आपने गलती करी है इसमें। 112 आएगा, एक बार दोबारा चेक करो आप। मैम आप आपका कैलकुलेशन दिखाओ एक बार प्लीज। ये देखिए बच्चा, स्क्रीन दिख रही है ना। यस मैम। तो अब एक बार देखो आप, 90 और 32 को प्लस करो। ओ 122 ही आएगा, सॉरी आप ठीक कह रहे थे, ये पहले जिस बच्चे ने बोला, सॉरी सॉरी, ठीक कह रहे हो आप, 122 ही आएगा। मैंने तब बिना चेक करे आंसर लिख दिया। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हुआ सभी को। थैंक यू बच्चे फॉर करेक्टिंग मी। चलो अब एक क्वेश्चन दूं, सब लोग करेंगे होमवर्क में। चलो क्वेश्चंस लिखो। कन्वर्ट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट to degree Celsius. Second, convert 90 degree Fahrenheit to Kelvin. Third, convert 36 degree Celsius to degree Fahrenheit. ये सभी बच्चे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। सब लोग लिख Yes, लीजिए ma'am. क्वेश्चंस जो आपको कल ट्राई करने हैं, ये कल हम लोग इसके आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बिकॉज उसमें हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सभी उसको रिवाइज करके आएंगे। क्लियर है सभी को। Yes, ma'am. ठीक है बच्चा, आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है। ओके बच्चा, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेटा ये 112 आंसर गलत है प्रणव, 122 आएगा। मैंने अभी आपके चैट बॉक्स में देखा। Okay, ma'am. ओके बच्चे, Bye, तो अब ma'am. आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।